हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे साइक्लोन्स इन इंडिया। एक चक्रवात अभी आया है अम्फान, जो अभी भी चल रहा है भारत के पूर्वी तटीय हिस्से में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऊपर अब इसने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है मेन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो अब बात करेंगे कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और ये अम्फान चक्रवात क्या है और ये कैसे अपने खतरनाक बाउंडर के कारण, जो भारी क्या बनाते हैं, अपने बाउंडर बनाते हैं, उससे नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। जैसे साइक्लोन्स क्या होते हैं आपको बेसिकली सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो भारत में भी अम्फान चक्रवात आया है, ये जैसे बात करेंगे हम अम्फान चक्रवात, ये भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो पूर्वी तटीय हिस्सा है, यहाँ पर क्या आया है, अम्फान चक्रवात, ठीक है। अब साइक्लोन्स वैसे भी कहाँ पर आते हैं, पूर्वी तटीय हिस्से में ही आते हैं। अब कैसे क्या होता है ये अम्फान चक्रवात का, सबसे पहले आपको बता दूं, इधर क्या है, अरब सागर है और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में क्या आ गया है, यहीं से उत्पन्न हुआ है अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात कहाँ से शुरू हुआ है, बंगाल की खाड़ी से। अब ये कैसे उत्पन्न होते हैं साइक्लोन, सबसे पहले हम इस बात पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज जो ये बंगाल की खाड़ी में पानी है, ठीक है, यहाँ पर जो ये पानी है, यदि ये पानी 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए, पहली कंडीशन होती है, कौन सी परिस्थिति होती है कि साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं, यदि ये पानी 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, सागर के सतह का तापमान इतना हो जाता है, तो जब ये पानी इतना गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर उठता है। ध्यान से सुनना, ये पानी क्या करेगा, ऊपर की ओर वाष्प बनकर क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये पानी, जैसे ये सागर था और यहाँ से पानी इवेपोरेट होना शुरू हो गया है, ऊपर की ओर वेपोराइजेशन हो रहा है, और जब यहाँ पर पानी ऊपर की ओर उठ रहा है तो गर्म जहाँ पर होता है वहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाता है, निम्न, लो प्रेशर हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कहा कि जब ये पानी ऊपर की ओर उड़ रहा है तो यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, काफ़ी निम्न क्या हो जाएगा, वायुदाब हो जाएगा। अब जब यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाएगा और गर्म हवाएं किधर की ओर उठ रही हैं, ऊपर की ओर उठ रही हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये निम्न वायुदाब हो गया तो आपको एक पता होगा कि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। अब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका था, ये पानी ऊपर की ओर क्या हो रहा है, उड़ रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। तो जब ये निम्न वायुदाब हो जाता है तो यहाँ पर स्थान क्या हो चुका है, खाली, यहाँ पर हवा क्या हो चुकी है, खाली। अब आपको पता है कि जब ये लो प्रेशर है तो बाहर का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, इसके चारों ओर का प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो हवा किधर की ओर बहती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। अब जब हवा इधर की ओर फ्लो करती है, ध्यान से सुनना, अब ये सबसे बड़ा यहाँ पर टॉपिक है ये, कि जब हवा इधर की ओर क्या करती है, फ्लो करती है, तो ये हवा यहाँ पर न जाकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। यही सबसे बड़ा इसका कारण है कि ये हवा इस निम्न वायुदाब वाले स्थान में न जाकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। अब ये क्यों उड़ती है, ध्यान से देखना, यहाँ पर लो क्या हो गया था, प्रेशर हो गया था, निम्न वायुदाब है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। मैंने कहा हवा आई और वो हवा इसके बजाय कहाँ को उड़ गई, ऊपर की ओर क्या हो रही है, उठ रही है। अब क्यों उठती है, आपने सुना होगा एक बल होता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कौन सा बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कोरियोलिस फोर्स होता है जो धरती के घूमना, जो धरती अपने अक्ष पर घूमती है, उसके घूमने से पैदा होने वाला एक बल है। तो इसी बल के कारण ये जो हवा बाहर से आ रही है, ये अंदर की ओर, जैसे यहाँ न जाकर अंदर की ओर मुड़कर ऊपर की ओर क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है इस कोरियोलिस बल के कारण, और यहीं पर ऊपर की ओर ऐसे घूमते रहेगी। मैं आपको जैसे समझाना चाहूँ कि सपोज ऐसे बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या था, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, हवा आई, अब हवा इस अंदर की ओर न जाकर
यहाँ से ऊपर की ओर उठेगी और गोल गोल घूमती जाएगी ऊपर की ओर। ये हवा भी ऊपर की ओर जाएगी और गोल गोल कोरियोलिस बल के कारण घूमते रहेगी, ठीक है। और जो पानी उड़ रहा था ये पानी ऊपर उड़ेगा तो ये क्या बना देते हैं, ऊपर कपासी बादल बना देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऊपर जाकर क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं, जिन्हें कपासी बादल कहते हैं, ठीक है। और ये सारी हवाएं इधर की ओर आते रहेंगी और ऊपर की ओर उड़ते रहेंगी और यहाँ पर पूरा ये घूमती हैं हवाएं, ऐसे घूमती रहती हैं और क्या बना देते हैं, बाउंडर टाइप का, ठीक है। और बादल कौन से बनते हैं, कपासी बादल। और यही पूरा बाउंडर क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। समझ में आ गया होगा। यही पूरा जो बाउंडर है ये क्या कहलाता है, चक्रवात। और जो ये बीच का सेंटर था इसे चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख कहते हैं इसे। जहां पर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, कभी पूछ ले कि चक्रवात की आंख क्या है, जो निम्न वायुदाब होता है उस सेंटर को क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख। और ये जो है ये चक्रवात की आंख की दीवार हो गई। जो ये वाला पोर्शन है ये चक्रवात की आंख की क्या हो गई, दीवार। तो जो बाहर से हवाएं आती हैं उच्च वायुदाब की, वो इस दीवार से टकराती हैं और ऊपर की ओर कोरियोलिसिस फोर्स के कारण ऊपर की ओर घूमते रहती हैं और एक बाउंडर जैसा बना देती हैं। और ये सेंटर, ये काफ़ी बड़ा सेंटर होता है। ये लगभग जो ये चक्रवात की आंख है, ये इसका जो डायमीटर होता है वो 25 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच होता है। यानी जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ये काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, ठीक है। जब इसका डायमीटर इतना बड़ा है तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है तो उसे दोस्तों कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसे नहीं पता चलेगा। क्योंकि पता कहाँ पर चलेगा, जो बाहर आउटर रीजन है इसका, अंदर यदि कोई आदमी खड़ा है तो उसको नहीं पता चलेगा कि ऐसे साइक्लोन बन रहे हैं। हाँ, पता तब लग सकता है जब ये इधर को मूव करेगा, अदरवाइज यदि यहीं पर स्टेबल है तो इसे नहीं पता चलेगा कि ऐसा कोई साइक्लोन या बाउंडर का निर्माण हो रहा है। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है। कैसे बताया था मैंने कि जब, अब इसकी परिस्थिति ध्यान से सुनिए। अच्छा, जब सपोज हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर अभी ये कोई साइक्लोन बन चुका है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। जब ये साइक्लोन बन चुका है तो ये साइक्लोन क्या करते हैं, गतिशील होते हैं इधर की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। और यहाँ पर जो पूर्वी घाट है यहाँ पर क्या करते हैं, बारिश करते हैं। साइक्लोन पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, मूव करेंगे और गतिशील जब हो जाते हैं तो पूर्वी घाट में क्या करते हैं, बादल मतलब बारिश करते हैं। और यहीं पर सारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, इधर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसी एरिया को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जो ये अम्फान चक्रवात है ये भी अपना जो नुकसान पहुंचाते हैं ज़्यादातर साइक्लोन इसी साइड में पहुंचाते हैं। इसी के लिए आज उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया है। और इस देखो, जैसे इसका रीजन जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत ऊपर इसका रीजन इतना इफेक्टेड नहीं होता है इसके द्वारा। क्यों? क्योंकि ये सारी वर्षा लगभग इसी स्थान पर कर देते हैं। हाँ, इसकी हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत में हो सकता है कि उत्तर भारत में जहाँ हम रह रहे हैं, उत्तर भारत है, यहाँ पर आंधी तूफान आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना यहाँ पर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी एरिया को करते हैं। तो यानी जब एक साइक्लोन बनता है तो उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस सागर के सतह का तापमान होना चाहिए, यानी इससे यदि कम तापमान है तो साइक्लोन का निर्माण नहीं होगा। दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि महाद्वीप के ये ज़्यादातर पूर्वी तट पर बनते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूर्वी तट पर ही बनते हैं। पूर्वी तट का मतलब ये ईस्टर्न है और ये पश्चिमी तट है। ज़्यादातर जितने भी क्या होते हैं साइक्लोन्स, ये क्या होते हैं, तूफान, ये सारे पूर्वी तट पर ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? आपने सुना होगा, कोई भी जैसे कभी पूछ ले कि एक महाद्वीप के पूर्वी या पश्चिमी तट पर कौन से तट पर क्या बनते हैं साइक्लोन, तो क्या लगा देना, पूर्वी। क्योंकि जो ये पूर्वी तट होता है इसमें कौन सी जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधारा, और जो पश्चिमी तट होता है इनमें कौन सी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधारा। तो ज़्यादातर जो साइक्लोन्स होते हैं वो
जब गर्म जलधाराएं होंगी, क्योंकि टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वैसे ज़्यादातर जो तूफान होते हैं वो पूर्वी तट पर ही बनते हैं, यानी गर्म जलधारा के कारण बनते हैं। ठीक है, क्योंकि पश्चिम में ठंडी जलधारा होती है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा, कौन सा बल चाहिए? कोरियोलिस बल चाहिए। कोरियोलिस फोर्स जो होता है, इसके कारण ही क्या होता है? चक्रवात बनेंगे। अब यदि मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनना, जो ये पूरा वर्ड मैप होता है, बीच में कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा होती है। ठीक है, अब विषुवत रेखा पर बिल्कुल कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। पूछ ले कि कहाँ पर? पूरे पृथ्वी पर कोरियोलिस बल कहाँ पर होता है? 0। पृथ्वी के ठीक विषुवत रेखा जो होती है, यहाँ पर कोरियोलिस बल क्या होता है? 0। और कोरियोलिस बल क्या होता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से पैदा होने वाला जो बल है, यही क्या करती हैं? वो जो ठंडी हवाएं आ रही थी, हाई प्रेशर की हवाएं बाहर से, उनको ऊपर की ओर बवंडर की तरह ले जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या होता है? 0। यानी आप जब, ये पोल है, यानी आप जब ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ध्रुवों की ओर जाओगे तो कोरियोलिस बल का मान ज़्यादा होगा। तो सबसे कम कहाँ पर होता है? बिल्कुल विषुवत रेखा पर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। तो कोरियोलिस बल जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा क्या बनेंगे? वो बाउंडर बनेंगे। तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा ये तूफान वगैरह कहाँ पर आने चाहिए? पोल पर आने चाहिए, ध्रुवों पर। लेकिन ध्रुवों पर इतने ज़्यादा ऐसे तूफान नहीं आते हैं, क्योंकि एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि पानी जब क्या होगा? उड़ेगा, जब वो निम्न वायुदाब का क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्या होता है? ठंडा होता है। तो इसी के लिए ज़्यादातर साइक्लोन्स कहाँ पर बनते हैं? विषुवत रेखा के आसपास। ठीक विषुवत रेखा पर नहीं बनेंगे, इसके आसपास ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक कोरियोलिस बल का मान क्या होता है? 0। इससे ऊपर नीचे जाओगे तो कोरियोलिस बल क्या हो जाएगा? पैदा होना शुरू हो जाएगा, और उसी के कारण क्या बनते हैं? साइक्लोन बनते हैं। अगली कंडीशन कि साइक्लोन के लिए जो सेंटर होना चाहिए वो उच्च वायुदाब का है, निम्न वायुदाब का? मैंने आपको बताया था कि निम्न वायुदाब का क्या होना चाहिए? वो सेंटर, क्योंकि जब वो निम्न वायुदाब होगा, वहीं से सारी पानी, जब पानी क्या होगा? उड़ेगा ऊपर, तो वहाँ पर हवाएं क्या आएंगी? चारों तरफ से आएंगी, और वो भी क्या हो जाएंगी? ऊपर की ओर घूम जाएंगी। ऊपर की ओर घूम जाएंगी वो भी हवाएं, और कौन से बादल का निर्माण करते हैं? कपासी बादल। और यही एक क्या बनाते हैं? बवंडर। तो ये सारे जो चक्रवात होते हैं, ये हमको, जैसे इंडिया में कौन से चक्रवात आते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा बनते हैं और पूर्वी घाट पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगली कंडीशन क्या है? जब ये बादल ऊपर, जैसे मैंने कहा, पानी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, तो पानी जब उड़ रहा है तो ऊपर की हवा क्या होती है? ठंडी होती है यहाँ पर। तो ये क्या होता है? पानी की बूंदें बन जाती हैं। बादल कैसे बनते हैं? यही है कि ये जो पानी क्या हो रहा है? वाष्प बन रहा है, ऊपर क्या हो जाते हैं? बूंदें टाइप की बनने लगती हैं, और इन बादलों को क्या कहते हैं? कपासी बादल। मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या होता है? संघनन होता है दोस्तों, कंडेंसेशन। यानी जब तक कंडेंसेशन होता रहेगा तब तक ये चक्रवात बनता रहेगा। ठीक है, आपने सुना होगा एक लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा क्या होती है? संघनन की गुप्त उष्मा होती है। उसी के कारण ये चक्रवात ऊपर ऐसे साइक्लोन क्या होते हैं? बनते हैं, क्योंकि जब ये उड़ेगा तो ऊपर क्या होती हैं? बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि बादल का रूप ले लेती है, खूब सारी बूंदें। और इसके लिए क्या होता है? प्रोसीजर संघनन होता है। और वो गुप्त उष्मा सुना होगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी संघनन की गुप्त उष्मा ही क्या है? इस चक्रवात का ऊपर स्रोत है। यानी जब तक ये ऐसे पानी की बूंदें बनती रहेंगी और नीचे से क्या होते रहेंगे? ये हवाएं ऊपर की ओर बाउंडर बनाती रहती हैं। तो यदि ये खत्म हो जाएगा तो एक तरीके से चक्रवात भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गुप्त उष्मा, आपने जैसे गुप्त उष्मा नॉर्मली मैं कहूँ, एक कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल है, आपने देखा होगा, आप उसको फ्रिज में से निकाल लो तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है? पानी हल्का सा जमा हो जाता है, बूंदे टाइप की। वही तो क्या है कि वाष्प क्या हो चुकी है? बूंदों के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, वही संघनन होता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं एक साइक्लोन के बनने के लिए, कि कौन कौन सी परिस्थिति में साइक्लोन बनता है और इसके सोर्स क्या होते हैं
और चक्रवात की आंख काफ़ी पूछा जाता है कि चक्रवात की आंख क्या होती है, जो उसका निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। और यदि यहाँ पर कोई खड़ा भी होगा व्यक्ति, उसको पता नहीं चलेगा कि साइक्लोन ऐसा बाउंडर बन रहा है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा रीजन होता है तो साइक्लोन दूर दूर बनते हैं। और जो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में इसे साइक्लोन कहते हैं, यानी चक्रवात। भारत में इन चक्रवात को साइक्लोन या चक्रवाती कहते हैं। यदि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया रीजन में इसको विली विली कहते हैं, विली विली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस तूफान को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। यदि आप यूएसए में सुना होगा हरिकेन, जो कि बहुत ही खतरनाक क्या है, साइक्लोन है, काफ़ी खतरनाक साइक्लोन है हरिकेन। ये काफ़ी अपना प्रभाव क्या करता है, स्थापित करता है कैरिबियन सागर, वहाँ पर जो उत्पन्न होता है कैरिबियन सागर। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि पूर्वी तट पर ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो ये फ्लोरिडा है, आपने सुना होगा कैरिबियन सागर से जब हरिकेन तूफान बनते हैं तो ये पूर्वी तट है यूएसए का, और फ्लोरिडा में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये जो हरिकेन तूफान है ज़्यादातर प्रभावित किसको करता है, फ्लोरिडा शहर को ज़्यादा प्रभावित करता है ये, क्योंकि पूर्वी तट पर क्या है, फ्लोरिडा शहर है यूएसए में, और कैरिबियन सागर से क्या बनते हैं ये हरिकेन। यूएसए में इसको हरिकेन कहते हैं। यदि आप चीन और फिलीपींस की बात करोगे, चीन और फिलीपींस में इन्हें टाइफून कहते हैं। जो पूर्वी चीन सागर है वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, टाइफून, जो कि चीन के बीजिंग वगैरह में प्रभाव डालता है अपना। तो चीन फिलीपींस में इसे टाइफून, वैसे फिलीपींस में इसे बैग्यू के नाम से भी जाना जाता है। कभी कंफ्यूज मत होना कि बैग्यू भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, फिलीपींस में इसे बैग्यू भी कहते हैं, टाइफून भी कहते हैं। तो ये सारे नाम होते हैं साइक्लोन के। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है अलग अलग जगह इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जापान में इसे टाइसू कहते हैं, जापान में इन्हें क्या कहते हैं, टाइसू के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि इन चक्रवातों का नामकरण, इन चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो हिंद महासागर में, क्योंकि भारत में जो चक्रवात आते हैं वो सारे हिंद महासागर में है, तो जो हिंद महासागर में चक्रवात बनते हैं इनका नामकरण कैसे होता है। ठीक है, वैसे तो तूफानों के नाम पर दुनिया की 5 समितियां इनके नाम फाइनल करते हैं। तूफानों के नाम जो रखते हैं दुनिया भर की 5 समितियां जो इनका नाम फाइनल करती हैं, और किसको देती हैं, WMO, सुना होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको सौंपती है। और यही क्या रखते हैं, फिर उन नामों को रखते हैं। ठीक है, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब जैसे बात करें हिंद महासागर में जो साइक्लोन आते हैं इनके नाम की शुरुआत 2004 से हुई थी। हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को नाम देने का चलन 2004 से हुआ, और इसमें शुरू में कितने देशों ने मिलकर फॉर्मूला बनाया था, 8 देश थे। 8 देशों ने, हर देश ने 8-8 क्या दिए थे, नाम दिए थे चक्रवात के। टोटल 64 नाम हो गए, और वो किसको सौंप दिए, WMO को। और WMO क्या करता है, उन्हीं में से क्या करता है, नाम जारी करता है। तो 8 देश थे पहले, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 8 देशों ने क्या किया था, नाम देने का फॉर्मूला बनाया था। और जो अम्फान है अभी, ये आखिरी नाम है इस लिस्ट का, अम्फान आखिरी नाम भी है इस लिस्ट का, और ये दिया है थाईलैंड ने। जो अम्फान चक्रवात अभी कहर बरपा रहा है भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, ये नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। और ये जो लिस्ट थी, इस लिस्ट का आखिरी नाम भी है अम्फान। और इसके बाद अब नए नाम भी WMO को ऐसे सौंप दिए गए हैं, और लेकिन इस बार 5 देश और शामिल भी कर लिए हैं। पहले कितने देश थे, 8 देश, अब 5 नए देश भी इसमें शामिल कर लिए नाम सुझाव के लिए। ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। और पहले 8 देश पहले से ही थे। तो अब टोटल 13 देश हो चुके हैं, जो हर देश अपने यहाँ से क्या करते हैं, इन चक्रवात के नाम देते हैं। और WMO उन चक्रवात के नाम फिर अकॉर्डिंग रखता है कि वो किस एरिया में आ रहा है, कैसा तूफान है, उस हिसाब से।
और दोस्तों जो पूरा क्या होता है, ये पूरी जो पृथ्वी है इसमें जो है ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। यदि ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो तूफान आते हैं उनमें हवा का घूर्णन कैसा होता है, जो रोटेशन है हवा का कैसे होता है, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप ये याद कर लेना कि घड़ी की दिशा के विपरीत, जैसे घड़ी की सुइयाँ ऐसे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे उल्टा घूमता है ये, ठीक है। हवा का घूर्णन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हम बात करें हरिकेन तूफान यूएसए में आता है तो क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यदि क्लॉकवाइज होगा तो वो कौन सा हेमिस्फीयर में होगा, सदर्न, ऐसे होगा। तो कभी आएगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं उनमें चक्रवात जो होते हैं ये, जैसे भारत किसमें है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो भारत में जो ये चक्रवात आ रहे होंगे कैसे इनका रोटेशन होता है, हवा का क्लॉकवाइज होता है, यानी हवा का घूर्णन घड़ी की दिशा में होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा का घूर्णन घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो ये सारा था कि एक साइक्लोन का जन्म कैसे होता है, साइक्लोन कैसे बनते हैं।